एक मुट्ठी रेत में क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उस रेत के पीछे एक इरादा हो, एक भूख हो, तो वही एक मुट्ठी रेत एक सल्तनत की बुनियाद बन सकती है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे सर थॉमस रॉ ने शहंशाह जहांगीर से एक शाही फरमान हासिल किया था, हिंदुस्तान में तिजारत करने की एक कानूनी चाबी। पर अब तक कंपनी सिर्फ एक किराएदार थी जो दूसरों की जमीन पर अपनी दुकानें चला रही थी। आज हम उस किराएदार को पहली बार जमींदार बनते हुए देखेंगे। ये कहानी है एक मामूली से सौदे की जिसने हिंदुस्तान की जमीन पर इंग्लैंड का पहला अस्थाई पता लिख दिया। ये कहानी है रेत पर लिखी उस इबारत की जिसका नाम है मद्रास। अनकही अनसुनी में आपका स्वागत है। 17वीं सदी का कोरोमंडल तट, ये हिंदुस्तान की वो सुनहरी हथकरघा थी जहां हवा में कपास की महक और पानी में रंग घुले थे। यहाँ के कारीगर अपने हाथों से वो जादू बुनते थे जिसे यूरोप कालिको, शिंज और मलमल के नाम से जानता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह कपड़ा सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह उनकी पूरी आर्थिक रणनीति की चाबी थी। कंपनी इस हिंदुस्तानी कपड़े को यूरोप में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में बेचती थी और उस कपड़े के बदले में वो लौंग, काली मिर्च और जायफल खरीदते थे जिसे यूरोप में सोने के भाव बेचा जाता था। यह एक जटिल त्रिकोणीय व्यापार था और इसकी बुनियाद कोरोमंडल का यही कपड़ा था। लेकिन इस सुनहरी जमीन पर कंपनी की हालत बहुत नाजुक थी। उनके मुख्य ठिकाने जैसे मसूलीपट्टनम डच व्यापारियों के रहमो करम पर थे और स्थानीय सल्तनतों की उठापटक से हमेशा खतरे में रहते थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनका अपना कानून चले, जहां उनकी अपनी दीवारें हों और जहां उनके जहाज महफूज रह सके। इस नामुमकिन से लगने वाले काम का जिम्मा 2 अंग्रेजों पर था। मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का मुखिया एंड्रयू कोगन और उसका मातहत एक दिलेर और जुनूनी एजेंट फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे महीनों तक कोरोमंडलम के तट पर एक सही जगह की तलाश में भटकता रहा और आखिरकार 1639 में उसकी नजर एक जगह पर आकर ठहर गई। मद्रास पट्टनम नाम का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव। यह इलाका उस वक्त एक दिलचस्प राजनीतिक दौर से गुजर रहा था। महान विजयनगर साम्राज्य अब अपने पतन पर था और उसकी जमीन पर स्थानीय सरदार, जिन्हें नायक कहा जाता था, अपनी छोटी छोटी हुकूमतें चला रहे थे। यह इलाका चंद्रगिरी के नायक दामरला वेंकटाद्री नायक के अधीन था। जरा दामरला वेंकटाद्री के नजरिए से सोचिए। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने देखा कि ये अंग्रेज सौदागर उसके वीरान पड़े कोस्ट लाइन पर एक बंदरगाह बनाना चाहते हैं। उसके लिए यह एक सुनहरा मौका था। अंग्रेजों के आने से व्यापार बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसे अपने प्रतिद्वंदी डच और गोलकुंडा सल्तनत के खिलाफ एक नया सहयोगी मिलेगा। उसने इसे एक साधारण व्यापारिक सौदा समझा। 22 अगस्त 1639 उस दिन दामरला वेंकटाद्री ने फ्रांसिस डे को जमीन का वो टुकड़ा, चांद के आकार की एक पट्टी लीज पर दे दिया। बदले में उसने एक बहुत
कम किराया और बंदरगाह के मुनाफे में एक छोटा सा हिस्सा मांगा। उस कागज पर दस्तखत करते वक्त शायद किसी ने भी उस लम्हे की असल कीमत का अंदाजा नहीं लगाया था। एक हिंदुस्तानी राजा ने अपनी जमीन पर अपनी तरक्की का ख्वाब देखा था और एक अंग्रेज सौदागर ने उसी जमीन पर अपनी सल्तनत की नींव का पत्थर रख दिया था। 1 मार्च 1640 उस रेत के टुकड़े पर फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन ने जो बनवाना शुरू किया वो कोई दुकान या गोदाम नहीं था, वो एक किला था। यह कंपनी की रणनीति में एक जबरदस्त बदलाव का प्रतीक था। सूरत में उनकी फैक्ट्री सिर्फ एक गोदाम थी, उसकी हिफाजत मुगल सल्तनत करती थी। लेकिन मद्रास में बन रही ये इमारत संप्रभुता का एक ऐलान था। यह हिंदुस्तान की धरती पर इंग्लैंड का एक टुकड़ा था जिसकी हिफाजत कंपनी की अपनी तोपें और अपने सिपाही करने वाले थे। इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। यह सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं थीं, यह कंपनी के इरादों का वो ठोस रूप था जो अब हर किसी को नजर आ रहा था। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम कपड़ा बेचना था, वो हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी फौज के लिए एक किला बना रही थी और फिर उस किले के साए में एक नए और अजीब शहर ने जन्म लेना शुरू किया। एक ऐसा शहर जैसा हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। किले की मजबूत दीवारों के अंदर एक व्हाइट टाउन बसा। यहाँ अंग्रेज रहते थे। उनके घर, उनके क्लब, उनका चर्च, उनकी सड़कें, सब कुछ इंग्लैंड की याद दिलाता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हिंदुस्तानी सिर्फ नौकरों या कामगारों की हैसियत से ही दाखिल हो सकते थे। और किले की दीवारों के ठीक बाहर एक ब्लैक टाउन बसने लगा। यहाँ हिंदुस्तानी बुनकर, कारीगर, बिचौलिए और व्यापारी आकर बसने लगे। उन्हें किले के अंदर बैठे अंग्रेजों का काम और उनकी सुरक्षा चाहिए थी। यह भारत में औपनिवेशिक शहरी नियोजन था, कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग। यह भारत में औपनिवेशिक शहरी नियोजन का पहला और सबसे क्रूर मॉडल था। एक ऐसी सामाजिक और नस्लीय तकसीम जो एक ही शहर को 2 अलग अलग दुनियाओं में बांट देती थी। एक दुनिया जो हुकूमत करती थी और दूसरी जो उस हुकूमत के साए में जीने को मजबूर थी। वो फरमान एक बीज था और फोर्ट सेंट जॉर्ज उस बीज से उगने वाला पहला पेड़। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें धीरे धीरे इतनी गहरी होती चली गईं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो दुकान अब एक किला बन चुकी थी और दुकानदार अब हिंदुस्तान के नए जमींदार बन चुके थे। हर कहानी एक इमारत की तरह होती है, उसे ईंट दर ईंट जोड़कर बनाना पड़ता है। हर सच एक नींव के पत्थर की तरह होता है जिसे जमीन की गहराई से निकालना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हम सच की इन बुनियादों को यूं ही खोजते रहें और इतिहास की ये इमारत आपके सामने खड़ी करते रहें, तो विचार यात्रा को सब्सक्राइब करके इस तामीर में हमारा हाथ बटाइए ताकि हम साथ मिलकर वक्त की धूल के नीचे दबी और भी सच्चाइयों को बेनकाब कर सकें।